सो फ्रेंड्स, सीसी के एग्ज़ाम पेपर के लिए आप A4 साइज़ के पेजेस ले सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिया है, मार्केट में ये अवेलेबल हो जाते हैं। और सम हमने किसी प्रकार की पाबंदी नहीं की है कि आपको किस प्रकार के पेजेस में आपका सीसी सबमिट करना है। सो आप A4 साइज़ के पेजेस ले सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इनका यूज़ करें। का एग्ज़ाम पेपर मिला है, उसमें जो आपको फ्रंट में लिखना है, सबसे पहले आपको आपके कॉलेज का नाम लिखना है। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो जो अभी हमारा सीसी हो रहा है, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा टेस्ट हो रहा है, सो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा उत्तर पुस्तिका आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यह 2020 टू 2021 के लिए, 2021 टू 2022 के लिए हो रहा है। सो आप यहाँ पे साइन इस प्रकार से डाल देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है परीक्षार्थी का रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर लिखना है। अनुक्रमांक लिखना है, जो आपकी कक्षा में में आपका अनुक्रमांक जो होगा वहाँ। गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, रोल नंबर अलग होता है और अनुक्रमांक अलग होता है। सो आप अनुक्रमांक भी डालें और रोल नंबर भी डालें। फिर आपका नाम डालें ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। अपने पापा का भी नाम डालें, क्योंकि एक ही नाम के दो बच्चे हो सकते हैं एक क्लास पे। प्रश्न पत्र आप कौन सा लिख रहे हैं, विषय आप क्या है, कौन से विषय को लिख रहे हैं, यहाँ पे आप डालें, दिन डालें और दिनांक डालें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए डालें ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो तो सर आपसे कांटेक्ट कर सकें। सो गाइज, यहाँ पे विषय आप साइड पे भी रख सकते हैं या फिर नीचे भी रख सकते हैं। सो इस प्रकार से आपको फ्रंट व्यू आपके पेपर का रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है एग्ज़ाम में। अब हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा सत्र 2020 से 2021 के लिए जो आधार पाठ्यक्रम है। आधार पाठ्यक्रम में इंग्लिश का पेपर जो है वह बीए, बीएससी और बीकॉम सभी के लिए कॉमन था और मैंने वह एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको इंग्लिश का असाइनमेंट नहीं लिखा है आपने और आप मेरे चैनल में नए हैं, तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैंने अभी इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर चुका है असाइनमेंट की। यह है हिंदी के लिए और यह बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर सभी के लिए अलग अलग आया है, अलग अलग क्वेश्चंस है। तो यह बीएससी वालों के लिए है गाइस। सो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लघु उत्तरी और 2 लघु उत्तरी क्वेश्चंस हैं और 2 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस हैं। लघु उत्तरी क्वेश्चंस में पृथ्वी का वायुमंडल कितने स्तर में पाया जाता है, यह है। सेकंड क्वेश्चन है, वह नई चेतना की भांति उमड़ आई और छा गई। इस वाक्य में लेखक ने जो नई चेतना किसे कहा है, यह हमें बताना है। अगर हम दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण इसके भेद लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन है, सनातन धर्म भौतिकवाद पर किस विजय विषय सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लघु उत्तरी प्रश्न जो दो दिए हुए हैं उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पृथ्वी का वायुमंडल कितने स्तरों में पाया जाता है। सो गाइस, पृथ्वी का वायुमंडल 5 स्तरों में पाया जाता है। हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, बट हमें जितना अच्छा लिखें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स देखकर लिख रहे हैं एग्जाम पेपर। सो पृथ्वी जो है असंख्य, इसे हम इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। पृथ्वी असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित एक अनोखी ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के अस्तित्व हेतु समान अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। इसके चारों ओर पाए जाने वाला वायुमंडल प्राणी जगत के लिए अपर्याय है। पृथ्वी का वायुमंडल अनेक परतों से निर्मित है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के दबाव, घनत्व और तापमान में अंतर होता जाता है। भौतिक गुणों के आधार पर इस वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। सो हम यहाँ पे बता देंगे, जो पृथ्वी के वायुमंडल 5 स्तरों में बांटे गए हैं भौतिक आधार पर। व्योममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्योममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। आप चाहें तो इनकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। आई होप गाइस उतना सफिशियंट है एक नंबर के लिए। अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, वह नई चेतना की भांति उमड़ आई और छा गई। इस वाक्य में लेखक ने नई चेतना किसे कहा है, नई चेतना किसे कहा है, यहाँ हमारा क्वेश्चन था। हम लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट हम कर चुके हैं।
सो गाइस इसका आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, चली फगुनाहट बोरे आम निबंधकार विवेकी राय का एक उत्कृष्ट ललित निबंध है। यह प्रस्तुत कथन इस निबंध से अवतरित किया गया है कि वह नई चेतना की भांति उमड़ आई और छा गई। यह जो कथन है, चली फगुनाहट बोरे आम निबंधकार विवेक विवेकी राय का एक उत्कृष्ट ललित निबंध से लिया गया है। इसमें जो निबंधकार है उन्होंने फगुनाहट को जन चेतना की संज्ञा देकर फागुन माह में मस्ती भरे प्राकृतिक दृश्य का प्रभावी चित्रण किया है। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे लघुत्तरी दोनों प्रश्न हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं खंड बा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण उनके भेद लिखिए। देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण उसके भेद लिखिए। हम यहाँ पे समास हेडिंग डाल के परिभाषा देंगे, तो समास आप हेडिंग डाल दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों को जिनका संयोग होता है वह समास कहलाता है। एक बार फिर से आप समास की परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों का पारस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों को जिनका संयोग होता है वह समास कहलाता है। समास के भेद हम देखते हैं। आप समास के भेद आप हेडिंग डाल दीजिएगा। समास के भेद का अध्ययन करने से पूर्व हमें इन भेदों के विभाजन के मूलभूत आधार को भली भांति समझ लेना चाहिए। इसके आधार पर निम्नलिखित आधार निम्न है। आप समासिक भेद को समझने से पहले हम किस आधार पर उनका विभाजन किया गया है यह समझ लेते हैं, और इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के अपने क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। कुछ शब्दों का पहला हमारा पॉइंट है, कुछ शब्दों का पहला खंड प्रधान होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, कुछ शब्दों का दूसरा खंड प्रधान होता है किसी किसी समास में। और कुछ शब्दों में दोनों खंड प्रधान होते हैं, जैसे आप अगर द्वंद्व समास देखें। कुछ शब्दों में कोई भी खंड प्रधान नहीं होते हैं। यह है 4 पॉइंट जिसके आधार पर समास को बांटा गया है। इस आधार पर ही समासों के और निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। हम देख रहे हैं फर्स्ट हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या है? इसमें पहले अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती है। जो अवयवी भाव समास होता है, इसमें समास के दो खंड होते हैं। तो इसमें जो पहले अर्थात जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता होती है, और जो पूरा पद है अर्थात जो अगला पद है, पद अवयव बन जाता है। जो प्रथम पद है वह प्रधान हो जाता है, और जो सेकंड पद आएगा वह अवयव बन जाता है। अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें, अभी हम देख रहे हैं अवयव किसे कहते हैं। अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें किसी भी कारण से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपनी मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे अगर हम देखें तब, एग्जाम्पल तब, जब, कभी, इधर, उधर इत्यादि जो शब्द हैं, यह अवयवी भाव समास के शब्द का एग्जाम्पल है, अवयवी शब्द हैं। यह अवयवी के अवयव के आधार पर ही इसे अवयवी भाव समास परिभाषित किया जाता है। ऐसे समस्त सामासिक पद का विग्रह करने में प्राय कठिनाई होती है। जैसे दिन, प्रतिदिन, दिन दिन। अगर हम और एग्जाम्पल करें, शक्ति के अनुसार आदि। अगर हम हिंदी में अवयवी भाव समास को देखें तो हिंदी में अवयवी भाव समास बहुत कम होते हैं, लेकिन जो संस्कृत और उर्दू भाषा में जो है अवयवी भाव समास से प्राय अवयवी भाव समास शब्द जो है अवयवी भाव समास वाले शब्द बना लिए जाते हैं। यह था हमारा अवयवी भाव समास। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। अब हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास में दूसरा
या जिसे हम अंतिम पद भी कहा जाता है, वह प्रधान होता है। अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, लेकिन जो तत्पुरुष समास है इसमें अंतिम पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारकों की विभक्ति के आधार पर विभाजन और नामकरण करके समास परिभाषित किए करते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष का अगर हम देखें तो जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे माखन को चुराने वाला, विभक्ति का लोप हो जाएगा तो हम इसे क्या लोप हो जाने पर हम इसे क्या कहते हैं, माखन चोर आदि। अगर हम सेकंड देखें करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष में क्या होता है, जिसमें बहा तत्पुरुष करण करण कारण की विभक्ति का लोप हो जाता है। जिसमें जो है तत्पुरुष समास में करण कारण की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। जैसे नीति से युक्त को हम क्या बोलेंगे, नीति युक्त। शोक से आकुल, शोकाकुल आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे तत्पुरुष समास में कर्ण तत्पुरुष के। और जो कर्म तत्पुरुष है उसके एग्जाम्पल मैंने बताया माखन चोर। सो फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास के जो हैं 6 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट हमने देखा है, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास भी होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक जो है या चतुर्थी चिन्ह का लोप हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास में। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, राह के लिए खर्च, राह खर्च और देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास में। हम अब देखें अपदान तत्पुरुष समास। तो अपदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, अपदान कारक का चिन्ह और पंचमी विभक्ति का इसमें लोप हो जाता है। जो पंचमी विभक्ति उसका लोप हो जाता है। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, रण से विमुख, रण विमुख, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें जो अपदान से हैं वह हट जा रहा है। अब यहाँ हम संबंध तत्पुरुष समास देख रहे हैं नेक्स्ट। तो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, शब्दों से संबंध कारक के लुप्त हो जाए। जो पद हैं, जो समास है 2 पदों से मिलकर बनता है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जो पद हैं उनमें जो संबंध बताने वाले जो चिन्ह हैं वह लोप हो जाएंगे और लोप हो जाने पर जो है संबंध तत्पुरुष समास बनता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें संबंध तत्पुरुष समास का, जैसे राष्ट्र का पति, यहाँ पे जो है का संबंध बता रहा है तो यह लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, राष्ट्रपति। सेना का पति, सेनापति। स्वर की साधना, ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, स्वर की साधना, स्वर साधना। मानव का समास, मानव समास। मृत्यु का निदान, मृत्यु निदान। ये इनके तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। जहाँ समासिक पदों में जो है अधिकरण कारण का लोप हो जाता है, जो अधिकरण कारण है इसका लोप हो जाएगा, वह अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ध्यान में मग्न, ध्यानमग्न, ग्रह में स्थित, गृहस्थ, आप पर कृत, आपकृत, आपकृति हो जाएगा। और सिर पर पड़ी, सिर पड़ी, यह इसका एग्जाम्पल है। सो आई होप आपको तत्पुरुष समास और उसके पार्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, वास्तव में कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक रूप है, जिस तत्पुरुष समास में विग्रह में एक ही कारक अर्थात कर्ता की विभक्ति आती है वह कर्मधारय समास कहलाता है या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वास्तव में कर्मधारय को इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। कर्मधारय समास, वास्तव में कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक रूप है, जिस तत्पुरुष समास में विग्रह में एक ही कारक अर्थात कर्ता की विभक्ति आती है वह कर्मधारय समास होता है। इसकी पहचान और इस तरह से भी की जा सकती है। इसकी पहचान और है, इसमें विशेष और विशेषण या फिर उपमेय उपमान का मेल होता है। जो कर्मधारय समास है इसमें उपमेय उपमान का मेल होगा या विशेष विशेषण का उपयोग होता है, का मेल इसमें प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, कर्मधारय में भव रूपी सागर, भव सागर, बादल जैसा काला, इसमें तुलना की जा रही है उपमेय की उपमान से। तो ये हो गया बादल जैसा काला, घनश्याम। अगर इसमें हम विशेष विशेषण की बात करें तो पहला रूप जो है
विशेषण होता है और दूसरा जो है संज्ञा होती है। जैसे सागर जो है यहाँ पे विशेषण है, विशेषता बता रहा है, और भव ये सॉरी जो भव जो है यहाँ पे पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा शब्द जो है संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे सागर संज्ञा है फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे काला जो है विशेषण विशेषता बता रही है और दूसरा शब्द जो है उसको संज्ञा है। यहाँ पे श्याम जो है एक संज्ञा है। तो पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता इसमें बताता है कर्मधारय समास में। अब हम नेक्स्ट समास देख रहे हैं द्वंद्व समास। कर्मधारय समास हमने समझ लिया है। अब हम देख रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय का ही एक उपभेद होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसका जो पहला पद होता है वह संख्या बोधक होता है। यही इसकी विशेषता है, बड़ी पहचान है इसकी यह। और इसके दो भेद होते हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। समाहार का क्या अर्थ होता है? तो समाहार का अर्थ एकत्र करना या समेटना होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो तीन लोगों का समाहार, तीनों लोगों का समाहार या तीनों लोगों का को अगर हम समेटने के अर्थ में देखें तो इसका जो एकार्थी वर्ड होगा वह त्रिलोक होगा। और इसका जो पहला वर्ड जो है, पहला शब्द जो आ रहा है, पहला पद जो आ रहा है वह संख्यावाची आ रहा है, त्रि। सो यह द्विगु समास का एग्जाम्पल है त्रिलोक। जैसे नव रसों का समूह, नव रस, इसमें जो पहला पद आ रहा है संख्यावाची आ रहा है नौ, नव रसों का समूह। सो यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार आप उत्तर पद प्रधान द्विगु समास का भी दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बहुव्रीहि समास। सो फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समास में दो पद होते हैं, उन दो पदों के मेल से समासिक पद बनता है और उसी आधार पर उसका अर्थ होता है। किंतु बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पदार्थ पद की पहचान की प्रधानता हो जाती है। जो तीसरा पद किसी अन्य जो मतलब दो पदों की, इसमें दो पद से तीसरे पद की ओर इसमें अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। अन्य पदार्थ या अन्य अर्थ इसका जो हुआ, अन्य एक शब्द निकल के आ रहा है विष्णु, जो पीताम्बर धारण करने वाले हैं। अन्य पदार्थ का अर्थ जो होगा, इनका संबोधन होने से बहुव्रीहि होगा। और कर्मधारय यहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय तत्पुरुष होगा। पीला कपड़ा, पीला कपड़ा इनकी विशेषता बता रहा है। इसका जो पीताम्बर का जो अर्थ होगा, पीला अंबर धारण करने वाला है, पीले कपड़े धारण करने वाले, ऐसा इसका एग्जाम्पल होगा। तो जो पीला कपड़ा जो यहाँ पे विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास तो होगा ही होगा। और यह बहुव्रीहि समास होगा, तीसरे की ओर यह इंटीग्रेट कर रहा है। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों ओर से जो है पद हमेशा बहुवचन होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुवचन होते हैं में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम और कृष्णा, इसमें और से दोनों पद हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण। भाई और बहन, और शब्द का यूज होके यहाँ पे शब्द ऐड होंगे। तो भाई बहन, भेड़ और बकरी, तो इसका आ जाएगा भेड़ बकरी। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। इस प्रकार से यह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो गया, इतरेतर द्वंद्व समास। सेकंड होता है समाहार द्वंद्व समास। इसका समाहार का जो अर्थ होता है समेटना या फिर समूह में। तो समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? समेटना समूह, जब दोनों पद समुच्चय में हों और पृथक पृथक अस्तित्व ना रखें। जैसे दाल रोटी, केवल दाल रोटी का बोध नहीं करती बल्कि संपूर्ण भोजन का अर्थ समेटे हुए हैं। अन्न जल, केवल दाना पानी नहीं वरन पूरे परिवेश की समानता जो है समग्रता का बोध कराते हैं। ये जो शब्द हैं दाल रोटी, अन्न जल, ये सभी को समेटे हुए हैं। तो यह हो जाएगा। और यह एक द्वंद्व है, दोनों पद इसमें जो है प्रधान है। तो समाहार द्वंद्व समास। अब हम लास्ट देख रहे हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है। जिस द्वंद्व समास में दो
पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव छिपे हों वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होता है, जैसे पाप पुण्य। यहाँ पर पाप पुण्य का अर्थ पाप और पुण्य भी प्रसंगानुसार हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज यह था हमारा पहला क्वेश्चन दीर्घोत्तरी का, जो हमने सॉल्व कर लिया है। समास की परिभाषा देते हुए इसको साधारण भेद लिखिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सनातन धर्म भौतिकवाद पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है तथा इसकी मानव जीवन में क्या भूमिका है, समझाइए। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन दीर्घोत्तरी प्रश्न का। सनातन धर्म भौतिकवाद पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा इसकी मानव जीवन में क्या भूमिका है, समझाइए। यहाँ पे विजय से पहले किस नहीं आएगा, मैं वहाँ पे विजय बोल दिया था। यहाँ पे आप विजय रहेगा, विजय से पहले किस है उसे हटा दीजिएगा और क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिएगा। सनातन धर्म भौतिकवाद पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है तथा उसकी मानव जीवन में क्या भूमिका है, समझाइए। सो गाइस, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सनातन धर्म एक ही मात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान के आविष्कारों और दर्शन के चिंतनों का पूर्वानुमान करके उन्हें आत्मसात करके भौतिकवाद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। महर्षि अरविंद ने यह संदेश दिया है कि राष्ट्रवाद राजनीति नहीं बल्कि एक धर्म है, एक सिद्धांत है, एक विश्वास है। यह एक सनातन धर्म है। यही वह संदेश है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। संशय की अवस्था में भी किसी ने मुझे वेदों के सत्य की ओर तथा किसी गीतों के सत्य की ओर आकर्षित किया और इसी सत्य रूपी ईश्वर मेरा मार्गदर्शन प्रशस्त कर मुझे मेरे कर्तव्यों से अवगत कराया कि राष्ट्र के उत्थान में सहायता देना ही धर्म है। मानव जीवन में अब हम इसकी भूमिका देख लेते हैं। तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह सार्वभौमिक धर्म है जो कि अन्य सभी धर्मों को अपने में समाहित कर लेता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान के आविष्कारों और दर्शन के चिंतनों का पूर्वानुमान करके और उन्हें आत्मसात करके भौतिकवाद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ और इसी सब्जेक्ट्स की तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।